गर्मी से बुरा हाल। कूलर की हवा में बैठकर रोज की तरह मैं टीवी देख रहा था। टीवी तो क्या, डब्बा था डब्बा। एलईडी तो हमने सुरेश की शादी में समधी साहब को गिफ्ट में दे दिया था। बस तब से हम इसी से काम चला रहे थे। हालांकि जब हमें यह हमारे ससुराल से गिफ्ट में मिला था तब ये किसी एलईडी से कम तो नहीं था। तभी मोबाइल की घंटी बजी। फोन सुरेश के ससुराल से था। हम कविता को नहीं भेजेंगे, सामने से आवाज आई। कोई बात नहीं, बच्चों की भी अभी छुट्टी चल रही है, कुछ दिन और रहने दो, मैंने कहा। हम उसे अब कभी नहीं भेजेंगे, समधी जी ने कहा। क्या हो गया? अभी तो खुशी खुशी गई थी बहू यहां से। मैंने बात को संभालते हुए कहा, वो तो खुश है, लेकिन हम खुश नहीं हैं। आप तो हमारी बेटी को ले गए, अब हमारा ध्यान कौन रखेगा? समदन ने पीछे से कहा। मैं कुछ समझा नहीं, मैंने कहा। समझाना समझना कुछ नहीं है, गर्मी बहुत है, हमें ऐसी चाहिए, वरना अपनी बहू को भूल जाओ। और फोन कट गया। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हालांकि मुझे इतना जरूर पता था कि जिस चीज की वे लोग मांग कर रहे थे वो दहेज था। मैंने सुरेश को आवाज लगाई। बहू के साथ कुछ झगड़ा हुआ था क्या, मैंने पूछा। नहीं तो, वो तो बहुत खुशी से जा रही थी, बहुत दिनों बाद अपने मम्मी पापा से जो मिलने वाली थी। पर हुआ क्या, वे अब बहू को नहीं भेजेंगे। फोन पर अभी उन्होंने एसी की मांग की है। लेकिन पापा, ऐसा कैसे हो सकता है? कविता को तो पता है कि शादी का कर्ज भी अभी उतरा नहीं है, तो फिर ये एसी? सुरेश ने गीता को कसूरवार ठहराया। बातचीत अब कोतवाल का विषय बनती जा रही थी। सुरेश की माँ, जो काफी देर से रसोई से हमारी बातों को आटे की पिटाई करते हुए सुन रही थी, अब बातचीत का हिस्सा थी। यह भी तो हो सकता है कि बहू को इस बारे में कुछ पता ही ना हो। सुरेश की माँ ने कहा, किसी भी सास का अपनी बहू पर इस तरह का विश्वास मैंने पहली बार देखा था। क्या हुआ दादा? सुरेश की छोटी बेटी ने कहा। शायद समाज के इस पहलू से उसे भी अपनी किताबी दुनिया से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। तुम अभी छोटी हो, तुम नहीं समझोगी, रमेश ने उसे टोकते हुए कहा। क्यों नहीं समझूंगी? मुझे पता है आप लोग दहेज की बात कर रहे हैं। मैंने अपनी हिंदी की किताब में पढ़ा था दहेज के बारे में। शादी के समय वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष से किए गए उपहार की मांग को ही दहेज कहते हैं। दहेज की परिभाषा देखकर छोटी ने अपनी बड़ी हो जाने का प्रमाण तो दे दिया, लेकिन इस शब्द की गहराई से वो बिल्कुल अनजान थी। लेकिन दादू, ये दहेज प्रथा तो कब से बंद हो गई है? और वैसे भी दहेज तो लड़के वाले मांगते हैं ना, तो फिर नाना जी हमसे क्यों मांग रहे हैं? छोटी ने कहा। छोटी के इस सवाल ने मुझे वापस अपनी उस दुनिया में ले जाकर खड़ा कर दिया जहां मैं कभी इन मुद्दों पर अपनी राय रखता था। बोलो ना दादू, छोटी ने फिर कहा। मैंने छोटी के सर पर प्यार भरा हुआ हाथ रखा। बात तब की है बेटा, जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। लोग इतने धनवान थे कि शादियों में दिल खोलकर खर्चा करते थे और बड़े बड़े उपहार देते थे। समय के साथ भारत सोने की चिड़िया तो नहीं रहा, पर उपहार देना एक प्रथा बन गई और धीरे धीरे ये प्रथा सिर्फ लड़की वालों के लिए ही रह गई। लोग अब शादी के लिए बड़े बड़े उपहारों की मांग करने लगे और जन्म हुआ दहेज प्रथा का। समय के साथ दहेज ने अपना भयानक रूप दिखाया और जो लोग दहेज देने में सक्षम नहीं थे वे लड़कियों को बोझ समझने लगे। दहेज के लालच में लोगों ने अपनी बहुओं को प्रसारित करना शुरू कर दिया। दहेज का भयानक रूप तो अब सामने आया जब दहेज के डर से लोगों ने बेटियों को मां की कोख में ही मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले कम होने लगी। लड़कियों ने भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत करना शुरू किया। अब लड़कियां हर क्षेत्रों में लड़कों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी। लेकिन लड़कियों की संख्या में हुई कमी आज भी है और इसीलिए शादी के लिए आज लड़की वालों की तरफ से पैसे और उपहारों की मांग की जाने लगी। और तब दहेज का एक दूसरा रूप सामने आया। एक प्रथा ही दूसरे प्रथा को जन्म देती है। फंडा यह है कि किसी प्रथा को खत्म करने की बजाय
उससे सही और गलत पहलू की ओर ध्यान दिया जाए। छोटी ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। हाथों में बैग और आंखों में आंसू लिए कविता दरवाजे पर खड़ी थी। आज से ये मेरा घर है, मैं वो घर छोड़ के आई हूँ पापा। जो मेरा सौदा करते हैं वो मेरे माँ बाप नहीं हो सकते, कविता ने सुरेश की तरफ देखते हुए कहा। सुरेश की आंख भर आई। उसने दौड़कर कविता को गले से लगा लिया। आज फिर एक बेटी ने परिवार को बिखरने से बचा लिया था। नारी के अटूट प्रेम का बेजोड़ उदाहरण आज मेरे सामने था। मैंने अपने हाथ पर प्यार भरा एक हाथ महसूस किया। तो प्यार भरी आंखें गली के नुक्कड़ तक घूम आने का निमंत्रण दे रही थी। सुरेश की मां और मैं बुढ़ापे के उस सफ़र में मोहब्बत का हाथ थामे आज थोड़ा दूर निकल आए थे, ताकि शाम के खाने में प्यार का थोड़ा तड़का और लग जाए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।